जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की इतिहास पुस्तक भारत और समकालीन विश्व 2 के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि ये प्रश्न हम तो जानते थे, नहीं लिख पाए। तो साथियों, इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो प्रश्न अभ्यास का हो या फिर संबंधित इस चैप्टर से हो, आपको मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं पहला प्रश्न। और आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि इटली का एकीकरण एक लंबी अवधि के दौरान विक्टर इमैनुअल द्वितीय, कुशल शासन, काउंट काउर की कूटनीतिक पहल, मेजनी की कलम तथा गैरिबाल्डी की तलवार से पूरा हुआ, और इन सबों के सम्मिलित प्रयासों का फल था कि सन 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण का महायज्ञ पूरा हुआ। तो इस तरह ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये भी दूसरा जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जर्मनी के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में प्रशा का चांसलर बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था। उसने प्रशा की सैन्य शक्ति को मजबूत कर और अपनी कूटनीतिक चालों के बल पर इटली से गुप्त संधि स्थापित कर अन्य पड़ोसी राज्यों से सहानुभूति पाकर जर्मनी के एकीकरण के स्वप्न को साकार किया। इसके लिए उसने सैन्य शक्ति और कूटनीतिक चाल दोनों का सहारा लिया। देखिए अगला प्रश्न, रूढ़िवाद और उदारवाद दोनों के बीच क्या अंतर है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर रूढ़िवाद के लिए पहले करेंगे कि रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक सोच जो पुरानी परंपरा पर आधारित हो और पुराने रीति रिवाजों पर जोर देता हो तथा तुरंत बदलाव की जगह धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता हो, तो ऐसी विचारधारा को ही रूढ़िवाद कहा जाता है। अब देखिए उदारवाद इसमें कि जब लोग परंपरागत राजनीतिक विचार को पुराने रीति रिवाजों की जगह खुले विचारों और सामान्य राजनीतिक अधिकारों को अपनाने लगे, तो ऐसी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को ही उदारवाद कहा जाता है। तो इस तरह हम इसके प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है ये कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि नेपोलियन बहुत हद तक उदारवाद की नीति का समर्थन था, जिसके कारण ही अपने शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए अनेक बदलाव किए। जैसे कम लिखेंगे कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की जगह उसने समानता पर आधारित अधिकार पर जोर दिया। हम लिखेंगे किसानों की कृषि शुल्क में कमी की, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया, व्यापारिक सुविधाओं के लिए उसने राष्ट्रीय मुद्रा की घोषणा की, उसने एक कानून संहिता का भी निर्माण किया, जिससे फ्रांस की शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ। अब देखिए ये अभ्यास से आपका है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 18 मई 1848 ईस्वी का दिन जर्मन इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन संसद के 831 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया, जहां जर्मन परिसंघ के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के असहयोग और मध्य वर्ग के अत्यधिक वर्चस्व के कारण मजदूरों, कारीगरों और किसानों के हित की अनदेखी की गई, जिससे इस संसद को मध्य वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाया और फ्रैंकफर्ट संसद असफल हो गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये छठा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। मारियान और जर्मेनिया किसका प्रतीक था? तो उत्तर पहले करते हैं मारियन का। मारियन फ्रांस की स्वतंत्रता की देवी की प्रतीक थी, जिसमें एक सुंदर महिला का
चित्रांकन किया गया था और उसमें कटी हुई जंजीर के माध्यम से बंधन मुक्त दिखाया गया था। उस महिला के माथे पर लाल रंग की टोपी चित्रित किया गया था जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान की निशानी थी। इस चित्र को आभूषणों से अलंकृत किया गया था। अब देखिए जर्मेनियम इसी में लिखेंगे कि जर्मेनिया जर्मन गणराज्य की स्वतंत्रता की देवी का प्रतीक थी, जिसमें एक सुंदर महिला का चित्रांकन किया गया था और उसे बलूत के पत्ते का मुकुट धारण किए हुए चित्रित किया गया था। जर्मन में बलूत के पत्ते को साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए जर्मेनिया को साहस, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सातवां प्रश्न है नेपोलियन और बिस्मार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि नेपोलियन फ्रांस का जननायक था जिसने फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना और उदारवाद के विचारों को फैलाया। उसने फ्रांस में जनता के लिए समान कानून संहिता का निर्माण किया और देश में एकल मुद्रा और देश में राष्ट्रीय झंडा लोकप्रिय बनाया। वह मजबूत सैन्य शक्ति का गठन कर अपने पड़ोसी क्षेत्रों को विजित किया, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण वह भी निरंकुश हो गया और उसी निरंकुशता होने के कारण उसका पतन का कारण बना। बिस्मार्क में लिखेंगे कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था जिसका मात्र एक सपना था प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना है। इसके लिए उसने सबसे पहले प्रशा की सैन्य शक्ति व आर्थिक दशा को मजबूत किया, फिर अपनी कूटनीतिक चालों के बल पर गुप्त संधि स्थापित कर अपने पक्ष को मजबूत किया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी का मनमुटाव का लाभ उठाकर उसने जर्मन के एकीकरण के महायुद्ध को पूरा किया। तो इसका हम उत्तर इस तरह करेंगे। देखिए आठवां प्रश्न है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि बाल्कन प्रायद्वीप को यूरोप के अखाड़ा के रूप में माना जाता है जहां शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए संघर्षरत रहे। बाल्कन प्रदेशों में तनाव पैदा होने के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी रहे, जैसे हम लिखेंगे कि इन क्षेत्रों में ईसाई और मुस्लिम समुदाय के बीच मनमुटाव था। हम लिखेंगे कि शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए विभिन्न समुदायों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। गम में लिखेंगे कि यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रति साम्राज्य विस्तार की होड़ मची हुई थी। तो इस तरह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। तो साथियों ये जितने भी प्रश्न का उत्तर आज मैं कराया हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।